हाय हेलो एवरीवन। सो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट इन्होंने अपने रिलीज किए हैं, तो उसी का एनालिसिस करेंगे। वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट में एक और इंटरेस्टिंग प्लेयर है ये। एक्चुअली इसको ब्रोकिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज ब्रोकिंग से इनका 50% से ज्यादा रेवेन्यू आता है। सो वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग दोनों सेगमेंट में काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर है। कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल हम समझें तो इनके तीन मेन डिवीजन है। पहला डिवीजन है इनका कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट में कंपनी का ब्रोकिंग बिजनेस भी आता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बिजनेस आता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस भी आता है। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली वही होता है कि एक जो ब्रोकर है वो अपने क्लाइंट को म्यूचुअल फंड क्रॉस सेल कर रहा है, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल कर रहा है, तो ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस हो गया। दूसरा सेगमेंट है इनका एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट का। एसेट मैनेजमेंट में कंपनी का क्लियर फोकस है कि हमें इक्विटी एयूएम पे ही ज्यादा फोकस करना है। जितने भी हम स्कीम लॉन्च करेंगे उसमें ज्यादातर जो स्कीम्स होंगे वो इक्विटी के ही होंगे, इक्विटी ओरिएंटेड ज्यादा स्कीम्स होंगे। इसका एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि इंडिया का इक्विटी एयूएम टू जीडीपी का जो हम डेटा देखते हैं वो काफी कम है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। ऑलमोस्ट 5 to 7 टाइम का डिफरेंस है उसमें। तो ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी उसमें काफी ज्यादा है। ये रीजन हो सकता है कि कंपनी ज्यादा इक्विटी एयूएम के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। देन प्रोडक्ट वाइज इनके पास म्यूचुअल फंड भी है, पीएमएस भी है, रियल एस्टेट भी करती है कंपनी, प्राइवेट इक्विटी भी करती है और एआईएफ भी करती है। तो एएमसी में इनके पास सारे प्रोडक्ट्स हैं। वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में कंपनी मेनली एचएनआई, एफ्लुएंट और अल्ट्रा एचएनआई इन कस्टमर्स को टारगेट करती है। अराउंड 1.2 लाख करोड़ के आसपास का एयूएम है इनका, आनंद राठी से बहुत ज्यादा। आनंद राठी का अराउंड 60,000 करोड़ का एयूएम है। क्लाइंट बेस भी अगर आप देखोगे तो आनंद राठी का 9,900 के आसपास टोटल क्लाइंट है। इनका क्लाइंट बेस 11,800 के आसपास है। क्लाइंट बेस भी काफी बड़ा है इनका। देन तीसरा बिजनेस है इनका होम फाइनेंस का। कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में भी है। जो 5 लाख 10 लाख से लेकर के 25-30 लाख के जो स्मॉल टिकट साइज होम लोन होते हैं टियर 3 टियर 4 सिटी में, ये काम होता है इनका होम फाइनेंस कंपनी का। इनके मेन कॉम्पिटिटर्स वही होम फर्स्ट, एप्टस, आवास, ये इनके मेन कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये तीन मेन बिजनेस डिवीजन है मोतीलाल ओसवाल के। इनके साथ में मैं एक्चुअली इस बिजनेस को पहले ट्रैक करता था, बट इनका जो ब्रोकिंग का बिजनेस है वो काफी ज्यादा उसमें डिप आया था, बिकॉज हाईली सिक्लिकल बिजनेस है और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स वैसे ही बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं इन कंपैरिजन विद डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो वहां पे काफी बड़ा फॉल आया था इनके बिजनेस में। तो इन्होंने एक्चुअली किया गया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, इन्होंने पूरे ग्रुप को रीस्ट्रक्चर किया है। कुछ नए मैनेजमेंट आए हैं, कुछ पुराने मैनेजमेंट को इन्होंने रीशफलिंग की है उनकी। अलग अलग बिजनेस के इन्होंने इंडिपेंडेंट सीईओज अपॉइंट किए हैं। तो एक एक काइंड ऑफ इन्होंने सिनर्जी डेवलप करने की कोशिश करी है अपने पूरे बिजनेस में, जो भी इनके 3-4 बिजनेस है ये। पहले जो ये बिजनेस था ये बिल्कुल स्कैटर्ड था। मतलब एक अगर कोई ब्रोकिंग का क्लाइंट आ रहा है तो आप उससे अच्छा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हो एएमसी और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के थ्रू। सिमिलरली अगर कोई वेल्थ मैनेजमेंट का क्लाइंट आ रहा है तो आप उसको ब्रोकिंग बिजनेस के थ्रू एक अच्छा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हो। ये एक प्रॉब्लम थी। तो उसको इन्होंने एक सिनर्जी डेवलप करी है। एंड अब कंपनी का मेनली अगर आप देखोगे तो ये एज अ वेल्थ मैनेजमेंट फोकस करते हैं। मतलब अगर हमारे सिस्टम में कोई क्लाइंट आया है तो हमें ये फोकस करना है कि हम उस क्लाइंट से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाए, जो कि एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का काम होता है। ब्रोकिंग कंपनी का मेनली क्या काम है, अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर्स को देखोगे तो उनका टारगेट क्या है कि आज पहले हम क्लाइंट को एक्वायर करें, स्केल अप जल्दी से करें, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक रीच आउट करें, एंड देन ग्रेजुअली 2-3 साल में उनको हम टेक्नोलॉजी के साथ में कंफर्ट करके पूरा एजुकेशन, पूरा कंटेंट वगैरह दे करके हम उसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो क्रॉस सेल करें। ये काम होता है ब्रोकर्स का, डिजिटल ब्रोकर्स का। ट्रेडिशनल ब्रोकर ऑब्वियसली ये चीज नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके पास स्केलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। वो ट्रेडिशनल ब्रोकर है, वो फुल सर्विस ब्रोकर है, वो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। तो ट्रेडिशनल ब्रोकर यहाँ पे कैसे मार्केट शेयर गेन कर सकता है या फिर इस इंडस्ट्री में कैसे कैसे सर्वाइव कर सकता है। उसके पास एक एडवांटेज है। ट्रेडिशनल ब्रोकर जो है वो आरपू पे फोकस कर सकता है। आरपू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। अब डिजिटल ब्रोकर के पास में एक लिमिटेशन क्या है, डिजिटल ब्रोकर के पास में एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने क्लाइंट को एक्वायर तो जल्दी कर लिया। मतलब आप बहुत जल्दी से आपका क्लाइंट बेस जो है वो 5 लाख से 10 लाख हो गया, 10 लाख से 1 CR हो गया। ये चीज तो आप स्केलेबिलिटी तो जल्दी कर लोगे, लेकिन जो क्लाइंट आपने एक्वायर किया है उससे पर क्लाइंट रेवेन्यू जो है वो आपका बहुत ज्यादा नहीं आने वाला है। जो हमने एंजल वन के कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि कंपनी का पर क्लाइंट रेवेन्यू जो पहले 2000 मतलब 2000 रुपीज के आसपास था, वो अब और कम हो गया है पिछले पिछले कुछ टाइम से, बिकॉज आप स्केलेबिलिटी पे फोकस कर रहे हो, आप रिटेल क्लाइंट्स को ज्यादा लेकर के आ रहे हो। एंड कोई भी नया क्लाइंट, स्पेशली रिटेल क्लाइंट जो 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 कि DIY इन्वेस्टर होते हैं, मतलब खुद से जो इन्वेस्ट करते हैं बिना किसी के एडवाइस के,
तो कोई भी क्लाइंट अपना अकाउंट ओपन करने के साथ ही ऐसा नहीं है कि वो इक्विटी में भी 5-10 लाख का पोर्टफोलियो बिल्डअप कर लेगा, देन आपका एफएनओ भी करेगा, म्यूचुअल फंड भी करेगा और आपसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी ले लेगा। सो डिजिटल मॉडल में ये सारी चीजें इतनी जल्दी होना पॉसिबल नहीं है। एक क्लाइंट को टाइम लगेगा, वो मार्केट को पहले टेस्ट करेगा कि मार्केट कैसे काम करता है, किस तरीके की इन्वेस्टिंग मुझे करनी चाहिए, एंड विद टाइम एज अ डिजिटल ब्रोकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उन्हें आप मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो क्रॉस सेल करोगे। लेकिन जो ट्रेडिशनल ब्रोकर है उसके पास में यहाँ पे एडवांटेज है, बिकॉज वो आरएम मॉडल के थ्रू काम कर रहा है, वो फिजिकल मॉडल में काम कर रहा है। तो वहां पे एडवांटेज क्या है उनके पास में कि वो क्लाइंट मार्केट में जाके सेलेक्टिवली चूज कर सकते हैं कि उन्हें किस टिकट साइज वाले क्लाइंट के साथ में काम करना है। तो उन्हें पता है कि हमारा मॉडल अगर थोड़ा सा हाई ओपेक्स मॉडल है कंपेयर टू डिजिटल ब्रोकर्स, तो हमें थोड़ा सा हाई टिकट साइज का क्लाइंट चाहिए। मतलब क्वालिटी ऑफ क्लाइंट जो है वो ट्रेडिशनल ब्रोकर के पास थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा, इनफैक्ट बहुत अच्छा होगा अगर वो उसको अच्छे से मैनेज करे, अच्छे से सर्विस दे, उसकी रिटेंशन पे फोकस करे, अननेसेसरी आप उन्हें गलत प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल मिस सेल ना करे, तो आपका जो रिटेंशन है क्लाइंट का वो काफी हेल्दी बन जाएगा। एंड इसके साथ में जो आपके बाकी के बिजनेसेस हैं, एएमसी का बिजनेस है या वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो विद टाइम आपका जो आरपू है वो बहुत ज्यादा हाई होगा कंपेयर टू डिजिटल ब्रोकर, कंपेयर टू डिजिटल ब्रोकर का बिजनेस मॉडल। तो इसीलिए अगर आप मोतीलाल ओसवाल का जो आरपू है इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है ये 22,000 रुपीज था जब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था। एंड अभी जो ये लास्ट क्वार्टर जो एंड हुआ है इसमें इनका आरपू बढ़ करके 30,000 रुपीज हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 30% की ग्रोथ आई है सिर्फ 3 क्वार्टर के अंदर। तो ये ग्रोथ क्यों आई है? बिकॉज कंपनी मार्केट में अच्छे से इसको प्लान आउट कर सकती है एंड अपने क्लाइंट्स को चूज कर सकती है। इस मॉडल में स्केलेबिलिटी तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 5 लाख से 10 लाख क्लाइंट तक 1 साल में या 3 साल में पहुंच जाओगे, उसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन जिन क्लाइंट्स को आप एक्वायर कर रहे हो अगर आप उनको अच्छे से रिटेन कर पाए तो एक तो वो क्लाइंट आपका एक्टिव रहेगा, क्लाइंट आपका डेड नहीं होगा, प्लस वो आपको हाई टिकट साइज रेवेन्यू देगा। तो यहाँ पे वैल्यू गेम हो जाती है, डिजिटल ब्रोकर में वॉल्यूम गेम हो जाती है। तो ट्रेडिशनल ब्रोकर अभी भी इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं, मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं, कंसिडरिंग अगर वो अपने मॉडल को सही से ऑपरेट करे, जो कि मोतीलाल ओसवाल ने पिछले कुछ टाइम में काफी अच्छे से किया है। सो इनका आरपू भी बढ़ा है और आरपू बढ़ने का एडवांटेज क्या हुआ है कि इस कंपनी का मार्केट शेयर भी बढ़ गया है। सो मोतीलाल ओसवाल का एफएनओ में लास्ट ईयर 6-6.5% का मार्केट शेयर था, इस साल इस क्वार्टर में वो बढ़ करके ऑलमोस्ट 9% के आसपास चला गया है। सिमिलरली अगर आप रिटेल कैश सेगमेंट में देखोगे तो इस कंपनी का मार्केट शेयर 5-5.5% के बीच में था, वो अब बढ़ करके 8% से भी ज्यादा हो गया है। तो ये चीज शो करता है कि अगर एक ट्रेडिशनल ब्रोकर स्ट्रेटेजिकली काम करे, बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट करे, तो अभी भी वो डिजिटल ब्रोकर्स के साथ में काफी अच्छे से compete कर सकता है। हाँ, स्केलेबिलिटी वैसी नहीं होगी लेकिन आपका रेवेन्यू पर क्लाइंट जो है वो काफी ज्यादा होगा एंड वो आपको हेल्प करेगा कि मार्केट में आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर गेन कर पाओ। क्योंकि मोतीलाल ओसवाल है तो ट्रेडिशनल ब्रोकर, बट स्टिल इसका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है कंपेयर टू 5 पैसा। 5 पैसा कैपिटल का हमने डिस्कस किया कितने खराब रिजल्ट थे, उस कंपनी का मार्केट शेयर लगातार गिरता जा रहा है, जबकि वो डिजिटल ब्रोकर है तो वो स्केल अप भी नहीं कर पा रहा अपने बिजनेस को, उसके पास डिजिटल मॉडल है। लेकिन वहां पे मोतीलाल ओसवाल को अगर आप देखोगे तो कंपनी का ट्रेडिशनल मॉडल है, स्टिल कंपनी अपना मार्केट शेयर गेन करती चली जा रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो ये है कि हमें कोई अननेसेसरी फ्रेमवर्क नहीं बनाना है कि डिजिटल ब्रोकर जो है वही मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं, ट्रेडिशनल ब्रोकर बिल्कुल ही पिक्चर से आउट हो चुके हैं, उनके पास अब कोई बिजनेस ही नहीं बचा। सो ऐसा नहीं है, अभी भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो मार्केट में लगातार अपना जो मार्केट शेयर है वो इंप्रूव करते चले जा रहे हैं। तो ये इनका ब्रोकिंग बिजनेस है जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। देन अगर आप इनका एसेट मैनेजमेंट बिजनेस देखोगे सो उसमें भी कंपनी ने मार्केट शेयर गेन किया है। टोटल जो इनके एसआईपीज हैं, मतलब इंडस्ट्री का जो टोटल एसआईपी का नंबर है उसमें मोतीलाल ओसवाल का मार्केट शेयर 1% से इंक्रीज होकर के 1.5% हो गया है। तो ऑलमोस्ट 50% का इंप्रूवमेंट हुआ है इनके मार्केट शेयर में। देन इनका जो टोटल म्यूचुअल फंड जो सेल होता है एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में, टोटल म्यूचुअल फंड जो सेल हुए हैं उसमें इस कंपनी का मार्केट शेयर 0.7% से इंप्रूव होकर के 1.6% हो गया है। तो वहां पे भी डबल से ज्यादा की इंप्रूवमेंट आई है इनके मार्केट शेयर में। एंड ये क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी ने 82% जो इनके स्कीम्स हैं, जो इनकी स्ट्रेटेजीज हैं, 82% इनकी स्ट्रेटेजीज ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो जब आप इतने बड़े मार्जिन से अपने इंडेक्स को, अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है मार्केट में कि ये सपोज जैसे एज अ रिटेल क्लाइंट मेरे माइंड में क्या आ जाएगा कि मैं मोतीलाल के फंड में इन्वेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि इसका फंड जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है बहुत मार्जिन से,
इसका मिड कैप फंड जो है वो निफ्टी मिड कैप से अच्छा कर रहा है, इसका स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप से अच्छा कर रहा है। तो ये मैसेज जाता है डायरेक्टली एक रिटेल क्लाइंट के माइंड में, जब एक एएमसी का जो स्कीम्स हैं वो आउट परफॉर्म करते हैं उसके बेंचमार्क को। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कंपनी के पास में। एंड इससे होगा क्या कि आगे चल के जो कंपनी ने बोला भी है इस रिजल्ट में कि इनका फोकस ये है कि FY25 में जो टोटल म्यूचुअल फंड सेल्स है इनका, उसको ये डबल करने को देख रहे हैं इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। वो कहां से होगा? एक तो इनकी क्रेडिबिलिटी बन गई है, बिकॉज हमारे इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर्स के माइंड में जो रिसेंसी बायस है वो बहुत ज्यादा होती है कि लास्ट एक साल में किस फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए, तो वहां पे मोतीलाल का फंड आपको दिखेगा। तो एक तो उसका एडवांटेज मिलेगा इस कंपनी को कि वहां से फ्रेश एयूएम ये जनरेट कर सकते हैं। प्लस कंपनी कुछ नए एनएफओ भी लेके आने वाली है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, सो उससे और इनका एयूएम बढ़ेगा। तो कंपनी का टारगेट है कि FY25 में जो टोटल म्यूचुअल फंड का सेल्स है उसको इनको डबल करना है। दूसरा, इनका वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। सो ऑलमोस्ट 72% की ग्रोथ आई है इनके एयूएम के अंदर। इनका एयूएम पिछले एक साल में 72% से ग्रो हुआ है। हमने आनंद राठी को एनालाइज किया था, उसका एयूएम अराउंड 35-36% से ग्रो हुआ था। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप मोतीलाल का देखोगे तो एयूएम में बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ है। सेकंड थिंग, अगर आप क्लाइंट फैमिलीज भी देखोगे तो वो भी इस कंपनी का 30% से ग्रो हुआ है। आनंद राठी का टोटल क्लाइंट बेस जो है वो 20% से ग्रो हुआ था, तो वहां पे भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। सो एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट प्लस ब्रोकिंग का बिजनेस, ये जो दोनों तीनों बिजनेस हैं ये इस कंपनी के लिए काफी अच्छा कर रहे हैं इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। एंड यही रीजन है, अगर आप इनका रिजल्ट भी देखते हो तो इनका रेवेन्यू अराउंड 60% से ग्रो हुआ है इस क्वार्टर के अंदर कंपेयर टू लास्ट ईयर। देन कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 66% से ग्रो हुआ है। एंड ऑन अ फुल ईयर बेसिस भी कंपनी का 38% से पैट ग्रो किया है। तो रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त आए हैं। हाँ, जो इनका होम फाइनेंस का बिजनेस है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, कंपनी स्ट्रगल कर रही है उसको ग्रो करने में। उसमें इनका एयूएम जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट वो सिर्फ 6% से ग्रो हुआ है। बट कंपनी ने वहां पे भी कुछ चेंजेस किए हैं, नए सीईओ को अपॉइंट किया है। तो वहां पे इन्होंने इस क्वार्टर में क्या किया है कि जो इनके आरएम हैं, जो रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, उनकी इन्होंने न्यू हायरिंग करी है। एंड कंपनी का टारगेट है कि FY25 में अपने टोटल आरएम बेस को ये डबल करने को देख रहे हैं। सो वो डबल होगा तो उससे इनका प्लान क्या है कि जो हमारा डिसबर्समेंट है, मतलब फ्रेश लोन जो देती है कंपनी, उसको भी हम डबल करेंगे। तो वहां से हमारी लोन बुक की ग्रोथ आएगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रगल तो कर रहा है लेकिन FY25 का गाइडेंस काफी स्ट्रॉन्ग दिया है कंपनी ने। एंड इनका एनपीए का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो इनका होम फाइनेंस का बिजनेस है उसका एसेट क्वालिटी काफी अच्छा है। मार्जिन भी काफी अच्छे हैं, 7.6% का निम है इनका, जो कि बहुत अच्छा है कंपेयर टू होम फर्स्ट या आवास। तो उनके कंपैरिजन में मार्जिन बहुत अच्छे हैं। हाँ, ग्रोथ नहीं है, सिर्फ 6% की ग्रोथ है, तो ग्रोथ में तो बहुत ही खराब नंबर है इनका। लेकिन उसको कंपनी ने गाइडेंस दिया है अगले साल के लिए कि इसको ये इंप्रूव करेंगे न्यू आरएम के थ्रू, और वहां से डिस्बर्समेंट अपना बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में काफी अच्छे ग्रोथ नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। एंड स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर के बेसिस से ऑलमोस्ट 4x हो गया ये स्टॉक। तो स्टॉक ने भी काफी अच्छे रिटर्न दिए। बट स्टिल इसका जो पीई मल्टीपल है वो 15 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड अगर हम कंजर्वेटिव बेसिस पे सिर्फ 20-25% की ग्रोथ भी अज्यूम करें तो कंपनी का फॉरवर्ड पीई कितना होता है? अराउंड 13-14 के आसपास। तो 40-50% पे ग्रो कर रहा है बिजनेस। आरओई कंपनी का 30 के आसपास है। एंड जो बॉटम लाइन है कंपनी का, जो नेट प्रॉफिट है, वो कंपनी का ऑलमोस्ट 30-40% पे ग्रो कर रहा है। बट पी मल्टीपल कितना है? 13-14 के आसपास। तो आनंद राठी, नुवामा वेल्थ एंड 361 के साथ में एक और इंटरेस्टिंग प्लेयर है ये वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, मोतीलाल ओसवाल। काफी इंटरेस्टिंग बैट है। सो ट्रैक तो आगे करेंगे ही हम इसको, ऑब्वियसली अभी कौन कॉल होगा तो उसको भी एनालाइज करेंगे कि क्या मैनेजमेंट का आगे का आउटलुक है, क्या स्ट्रेटेजी है इनका। लेकिन हाँ, एक काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर है, सो ट्रैक करना बनता है यहाँ से। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।